को यहाँ पे बनाओ। अगर हम एक साइड की बात करते हैं ना, ये सामने वाली साइड, ठीक है, तो इसको मैंने ये बनाया। तो इसकी तरह की एक और साइड कौन सी है जो इसके पीछे होती है ना, ये दो साइडें। तो अब इसमें अगर हम देखना चाहें इनका एरिया, एक मुरब्बे का एरिया, तो मुरब्बे का एरिया तो सिर्फ लेंथ होती है और जो है वो उसकी विथ होती है। ये लेंथ हो गई और ये विथ हो गई, दो चीज़ें आती हैं इसमें, है ना। तो ये तीसरी वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये तो इस मुरब्बे में नहीं आती। तो इसलिए अब जब हम सरफेस एरिया लिखेंगे तो हम सिर्फ 2 दफ़ा 30 लिखेंगे, तीसरी दफ़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम उसकी 6 साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया होगा, मतलब हम उसमें सपोज कर लेते हैं अगर एक बड़े का 30 है, तो अगर हम एक छोटे का लेंगे तो उसका 10 होगा ना, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, है ना। तो इसका 10 आता है। अगर मैं सिर्फ इस वाले का एरिया निकालना चाहूँ तो उसको क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 30 के बजाय, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो ये एक छोटे क्यूब का आ गया सरफेस एरिया, है ना। अब एक छोटे क्यूब में भी तो देखो ये सिर्फ एक का है, लेकिन अगर हम इतने बड़े क्यूब के अंदर ये 27 क्यूब्स देख लें तो फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया इतना ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया है ये सिर्फ तब है जब एक बड़ा क्यूब हो, और ये वो सरफेस एरिया है जब 27 क्यूब्स उसी जगह पे ऑक्यूपाई हो जाएं, ठीक है। उतनी ही जगह पे अब 27 क्यूब्स आ गए हैं तो सरफेस एरिया देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ सिर्फ 5000 था और यहाँ 16000 है, यानी 16000 तक की जगह है कि इधर रिएक्शन हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ 5000 तक की जगह है कि रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बड़ा क्यूब जो है उसका सरफेस एरिया कम होता है, और अगर उतने ही बड़े क्यूब की जगह में छोटे छोटे हम डाल दें तो उनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस सब से ये साबित होता है कि जो छोटे सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, बड़े सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। और अब इसमें पैराग्राफ में उसने ये बताया हुआ है कि जो है सेल वॉल्यूम किस हिसाब से होता है किसी सेल का, उस हिसाब से होता है कि उसको कितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितनी ग़िज़ा चाहिए, और उसका वेस्ट मटेरियल कितना है, उस सेल के अंदर कितना वेस्ट बनता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेल ने अपने अंदर रखनी होती हैं, तो इसलिए सेल का वॉल्यूम उसी पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेल जो है अपनी चीज़ें लेते हैं कहाँ, अपने अंदर कैसे लेके जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, और सेल से बाहर कैसे लेके जाते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लास्ट लाइन देखें, मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मॉल सेल कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर इजीली दैन द मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल। यानी कि जो छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन होती हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया की होती हैं, उसमें ज़्यादा चांस होता है रिएक्शन होने के एज़ कम्पेयर टू लार्ज सेल की मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो आप ये लास्ट लाइन याद कर लेना, ठीक है। और इधर से आप जो है यहाँ से लेकर, नहीं यहाँ से नहीं, ये रेड ब्लड सेल वाली एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। इधर से बर्ड एग वाली लाइन याद कर लेना, और इधर से यहाँ तक याद कर लेना, ठीक है। और बाकी एक दफ़ा देख लेना, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे है जी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। इसमें सबसे पहले आपको वैसे ये पता ही है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये आपको पहले पता है, पहले किया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी आपको वहाँ से आंसर नहीं सही से मिला तो आपको यहाँ वर्डिंग लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सेमी का मतलब है हाफ, ठीक है। परमिएबल का मतलब है परमिट करना, अलाउ करना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हाफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने अंदर से गुजरने के लिए और हाफ को अलाउ नहीं करती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बैरियर का मतलब है रिकावट, ठीक है, ये लिख लेना अगर नहीं पता तो। सेल मेम्ब्रेन रिकावट की तरह एक्ट करती है ज़्यादातर के लिए, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है। सबके लिए नहीं लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिए रिकावट का काम करती है, उनको नहीं आने देती, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। बाकी इसको इसमें एक दफ़ा देख लेना, पढ़ लेना। डिफ्यूजन है टॉपिक, डिफ्यूजन 2 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको करना है अच्छे तरीके से। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया तक जाना, ठीक है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो
उसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना, ठीक है। जैसे देखो, अगर एक मैं सिंपल कोई भी एग्जांपल दे रही, ठीक है ना। जैसे ये है ना एक बॉक्स, ठीक है ना, यहाँ पे रास्ता है गुजरने का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, पानी के लगा लो, किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे सिर्फ इतने हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल खुद ब खुद यहाँ से टकरा टकरा के उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हाई से लो में, ठीक है। ये यहाँ मॉलिक्यूल की हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ मॉलिक्यूल की लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो मॉलिक्यूल खुद ब खुद हाई से लो में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अगर हम बायो में पढ़ें और हम सेल मेम्ब्रेन के हवाले से पढ़ें तो हम ये कहेंगे सेल मेम्ब्रेन के आर पार मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। डिफ्यूजन इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दैट इज़ अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मैं मतलब बताती हूँ। ग्रेडियंट का मतलब लिख लो डिफरेंस, ठीक है, लिखना है डिफरेंस। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के अलोंग कहता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा यहाँ कम है, तो ये डिफरेंस है ना, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है कि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कुदरत का रूल है कि जो है चीज़ एक ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे जाती है। जैसे पानी है, वो अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से वो कम वाली जगह पे खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या इसे कहते हैं ग्रेडियंट। और ये यूजुअल रूल है, ये सिर्फ डिफ्यूजन में नहीं है, यूजुअल भी यही रूल है कि हाई से लो में जाती है। इस वजह से उसने कहा है कि ये अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि अलोंग का मतलब है नॉर्मल होता है, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस वर्ड का यहाँ पर ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, आगे उसने ये बताया हुआ है अगले पैराग्राफ के अंदर कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनका टेम्परेचर 0 केल्विन, ठीक है, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है ना, इन दोनों से ज़्यादा टेम्परेचर हो। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट है ना, टेम्परेचर का यूनिट है ना, हमने टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, उसी तरह केल्विन भी एक यूनिट है टेम्परेचर का, ठीक है। जैसे मास का यूनिट ग्राम भी होता है और किलोग्राम भी होता है ना, वैसे टेम्परेचर का एक ये भी यूनिट है और एक ये भी यूनिट है, ठीक है। अच्छा, जो 0 केल्विन है उसमें इतने डिग्री सेंटीग्रेड पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अच्छा, जो है ये जो टेम्परेचर है ना, देखो माइनस में है, माइनस में टेम्परेचर कितना सर्द होता है ना, कितनी सर्दी होती है ना माइनस वाले टेम्परेचर में, और ये इतना ज़्यादा माइनस है, इसका मतलब है तो बहुत ही सर्द है, ठीक है। तो बेटा ये वो टेम्परेचर है 0 केल्विन या फिर -273, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं, यानी जिसके ऊपर मूव कर ही नहीं सकती, चीज़ें इतनी जम जाती हैं कि वो मूव ही नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए उसने इससे ज़्यादा वाले टेम्परेचर की बात की है, ठीक है। कहता है कि अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं,